नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टडी आश्रम टी से। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम ये यूनिट 3 रीड फर्स्ट लेवल का ईवीएस का यूनिट 3 का व्यवसाय के अंतर्गत जो आ रहे हैं सब टॉपिक हैं, जैसे कपड़े सिलना हो गया, बागवानी है, कृषि है, पशुपालन। आज हम पशुपालन टॉपिक के तहत पढ़ेंगे। ईवीएस का है पूरा, एक किनारे से लेकर पढ़ने की कोशिश है। पशुपालन के बारे में आइए देखते हैं क्या है। विश्व में सबसे पहले की बात करते हैं, विश्व में सबसे अधिक मवेशी ब्राज़ील में है, दूसरे स्थान पर भारत है। और पालतू जो पशु हैं वही क्या होते हैं, मवेशी होते हैं। सबसे अधिक पशुधन कहाँ है, तो भारत में है। पशुपालन की गणना जो करते हैं तो वो पशु गणना से प्राप्त होती है। जो भी पशु धन की गणना की जाती है वो पशु गणना से प्राप्त होती है। 5 वर्ष के बाद ये तदुपरांत की जाती है। भारत में पहली बार पशु गणना की बात करते हैं तो 1919 और 20 के बीच में होती है ये। वर्तमान आंकड़े की बात करते हैं वहीं तो 2017 के अनुसार अभी भी वर्तमान में जो प्रचलित है, तो पशुधन की जो गणना की गई थी 2017 में की गई थी। और सर्वाधिक पशुधन वाला जो राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट आगे देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर राजस्थान ही है। विभिन्न पशुओं की संख्या के आधार पर विश्व में भारत का स्थान क्या है। भैंस के बारे में देख रहे हैं ये दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन सवाल जरूर बनेंगे। विश्व में पशुओं की संख्या के आधार पर विश्व में भारत का क्या स्थान है। तो विभिन्न पशुओं के जैसे देखते हैं कि भैंस का जो है तो प्रथम स्थान है, बकरी का दूसरा स्थान है, भेड़ का तीसरा स्थान है। तो पहला स्थान भैंस का है, बकरी का दूसरा है और भेड़ का तीसरा है। मुर्गियों का जो है तो 7वां स्थान माना जा रहा है यहाँ पे। लेकिन ये जो मुर्गियाँ हैं तो ये पशुपालन के अंतर्गत नहीं आती। आपको हमें ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले तो भैंस का है प्रथम स्थान, भैंस सबसे ज़्यादा भारत में भैंस होती है। फिर बकरी कहाँ है, तो दूसरे स्थान पर भारत में है। और तीसरे स्थान पर, तृतीय स्थान पर ऊँट भेड़ का पालन किया जाता है। पशुधन से लाभ क्या होते हैं, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, हर व्यक्ति को पता होगी। पर जहाँ तक बात है तो बैलों के द्वारा खेत जोतने में और बोने में, भंडारण तक पहुँचाने में जो भी सामग्रियाँ ऐसा उपयोग में किया जाता है। साथ ही घोड़े एवं जो भी बैल हैं वो यातायात के लिए भी काम करते हैं। ऊँट हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, खच्चर हैं, माल ढोने के लिए किए जाते हैं। खच्चर का आप ध्यान रखिए कि जम्मू कश्मीर में होता है और ये पहाड़ी इलाकों में माल ढोने के काम में आता है। पशुपालन पर आधारित उद्योग से राज्य की आय बढ़ती है। जैसे यूपी में देख लीजिए, दुग्ध व्यवसाय है। राजस्थान के जोधपुर बीकानेर जिले में गलीचे, कालीन, दरिया, धागा, क्योंकि यहाँ पे ऊँट और भेड़ के ज़्यादातर जो है तो यहाँ पर अनुसंधान वगैरह है, आपको देखने के लिए मिलेगा आगे चल करके। तो रोज़ राजस्थान के जोधपुर है, बीकानेर है, यहाँ पे कुछ उद्योग या अनुसंधान वगैरह की वजह से यहाँ पे गलीचे और कालीन, दरिया इस तरह के व्यवसाय संचालित हैं। कृषि के पूरक व्यवसाय के रूप में भी पशुपालन का उपयोग किया जाता है। अगर आप मिश्रित कृषि के बारे में पढ़ें लास्ट वीडियो में, उसमें आप देखिएगा पशुपालन और कृषि दोनों किया जाता है, उसी को पशुपालन की कहा जाता है। पशुपालन जो है तो एक मिश्रित कृषि के रूप में कहा जाता है इसको। कृषि के पूरक व्यवसाय के रूप में पशुपालन के, पशुपालन से जो प्राप्त उत्पाद हैं उसके क्या क्या हो सकते हैं वो प्राप्त उत्पाद। दूध एवं दूधजन्य जो उत्पाद हैं, जैसे पनीर हो गया, मक्खन है, कुछ लोगों में पानी आ गया, जाहिर सी बात है कुछ हमारी लाल ग्रंथियाँ काम करेंगी। दही हो गया, घी है, दूध है, दूध से निर्मित कुछ और अन्य पदार्थ जो भी हैं, ये सारे पशुओं से प्राप्त उत्पाद हैं। ये पशुओं की विष्ठा यानी जो भी मलमूत्र है उनका प्राकृतिक खाद्य के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इसमें जो है तो ये नाइट्रोजन का यौगिक होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखिए कि जो पशुओं के जो मलमूत्र होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की वजह से जो है तो ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ होती है। इस तरह के कुछ फैक्ट देखने के लिए मिलते हैं। गाँव में भेड़ की जो रेबड़ होती है, रेबड़ का मतलब होता है झुंड। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको अच्छी बात है, आप बड़े आसानी समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि रेबड़ का मतलब क्या होता है। गाँव में भेड़ की रेबड़ को झुंड कहते हैं। और इसी झुंड को निर्धारित समय के लिए खेतों में बैठाया जाता है, तो जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। जो मलमूत्र होगा उनका, तो जिस ज़मीन पे रोकते हैं तो वहाँ पे मलमूत्र उनका होगा और ज़मीन जो है तो उपजाऊ होगी, जाहिर सी बात है। ऊँट के बारे में जैसे देखते हैं तो उसमें क्या ऊन वगैरह कहाँ कितना कैसे मिलता है। तो ऊन की देखें, ऊन क्या है, ऊन भेड़ है, ऊँट है, याक के बालों से ऊन प्राप्त होता है। इसमें से कालीन है, स्वेटर है, कंबल वगैरह बनाए जाते हैं। तो जो कालीन वगैरह है तो थोड़ा सा लंबे बालों वाले से जो होते हैं याक वगैरह, इनसे बनाए जाते हैं कालीन वगैरह। ऊन तो कहाँ है, भेड़ है, ऊँट, याक, तो इससे कालीन बनते हैं। देखते हैं चमड़ा प्रोडक्ट जो है, पशुओं से जो निर्मित होने वाले चमड़े हैं, इस चमड़ा से जो भी उपयोग व आकर्षक सामग्री बनाई जाती है, पर्स है, बैग है, अटैची है, जैकेट है, बेल्ट है, जूता है, मोजड़ा है, मोजी है,
तो ऐसे सजावटी सामान भी बनाए जाते हैं इसमें। चमड़ा तो आप देख रहे हैं, सबको पता है चमड़े के बारे में, पर्स वगैरह आपने बेल्ट वगैरह यूज़ किया है, जैकेट है, ये अटैची वगैरह है, बेल्ट है, जूते हैं, ये सारी चीज़ आपको पता है। इस तरह से इसमें चमड़े से बनाए जाते हैं। सींग के बारे में देखते हैं। सींग क्या, इसमें सींग से जो बनाए जाते हैं, बटन है, कंघी है, सींग है, ये सारी चीज़ें सींग से प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही सबसे कीमती सींग की बात करते हैं तो गेंडे की सींग होती है। एक सींग वाला गेंडा जो अपना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पाया जाता है, एक सींग वाला गेंडा प्रसिद्ध है वहाँ का। तो उसमें से सबसे कीमती जो सींग है तो वही उसी की होती है। और नॉर्मल व्यक्तियों के जो सींग की बात करते हैं, नॉर्मल माफ करिएगा, नॉर्मल पशुओं की जो सींग होती है, नॉर्मल व्यक्तियों की होती नहीं, जो पशुओं की सींग होती है उसमें से बटन और सींग बनाई जाती है, बटन और कंघी बनाई जाती है। हड्डियाँ जो बात करते हैं तो हड्डियों से क्या होता है, इसमें खाद बनती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखिए। जानता है चारकोल है, इनमें से हड्डियों से बनाई जाती है ये चारकोल वगैरह। अपनी यूरिया वगैरह भी इसमें भी शामिल होती है हड्डियों से। दांत, हाथी दांत के बारे में देखिए। हाथी दांत क्या होता है, बहुमूल्य होता है, जेवर, सजावटी सामान, नक्काशी एवं इसमें प्रयुक्त होता है। बहुमूल्य होता है ये हाथी दांत होता है, ये बहुमूल्य कीमती है। जेवर है, सजावटी सामान जिसमें से बनाए जाते हैं नक्काशी द्वारा, तो ये थोड़ा सा महंगा होता है। बाल की बात करते हैं तो सुअर के बाल से जो विभिन्न प्रकार के ब्रुश होते हैं, सुअर के बाल से विभिन्न प्रकार के ब्रुश बनाए जाते हैं। पशु स्वास्थ्य संबंधी कुछ, उससे स्वास्थ्य से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, कुछ आवास से संबंधित उसके फैक्ट हैं, इसको देखना होना चाहिए आपको। पशुपालन में पशुओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे पशुओं के स्वास्थ्य से प्राप्त उत्पाद अच्छी मात्रा में उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए विशेष महत्वपूर्ण फैक्ट या तथ्य दिए गए हैं। पशुओं के लिए आवास के लिए पशुपालन का निर्माण करना आवश्यक है, पशुशाला का निर्माण करना आवश्यक है। पशुओं के लिए आवास के लिए पशुशाला का निर्माण करना आवश्यक है। पशु आवास और पशुओं के विपरीत मौसम से सुरक्षा करें, जैसे गर्मी हो गया तो शीत, थोड़ा सा इस तरह से आवास बनाया जाए कि जो उनके मौसम हो, उनके अनुकूल हो। सफाई एवं सफाई जो है आवास में सरलतम होनी चाहिए, आसानी से सफाई वगैरह हो जानी चाहिए। साथ ही पशुशाला से यातायात की सुविधा भी होनी चाहिए। पशुशाला में पानी की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। पशुशाला में विद्युत की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, किस तरह से क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए पशुओं के जो आवास हैं। और वायु का भी आवागमन के लिए उचित रोशनदान वगैरह होना चाहिए। बांधने के लिए खूंटियाँ जो है तो दीवार में आप देखेंगे कि खूंटा वगैरह बांधते हैं ज़मीन में, तो वो खूंटियाँ यहाँ पे अधिक सुटेबल समझी जाती हैं, उसको ध्यान में रखिएगा, जो दीवार में बनाई जाती हैं। पानी पीने के लिए टंके, और टंके को ओबड़े कहते हैं राजस्थानी भाषा में, तो इसको आप ध्यान में रखिए। पानी पीने के लिए जो भी टंके होते हैं उसमें ओबड़े होने चाहिए, टाँके होने चाहिए, ओबड़े होने चाहिए, एक ही बात है। संतुलित पशु आहार की बात करते हैं अगर, संतुलित पशु आहार, इनके लिए आहार में जो भी है तो कार्बोहाइड्रेट, इनके भी आहार में कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज वगैरह है। इस तरह से जो भी चीज़ें हैं तो ये सारी, जैसे मनुष्य के भोजन में जो भी संतुलित आहार की श्रेणी में देखते हैं तो ये सारी चीज़ें पशुओं के भी हो सकते हैं। उत्तम किस्म की अगर बात करते हैं इनके आहार में जो है तो इनके आहार में मोटा चारा, जिसे रुक्षांश कहते हैं, सांद्र या जिससे रेशे कम तथा प्रोटीन व अन्य पोषक पदार्थ अधिक शामिल होते हैं। इनके आहार में मोटा चारा होता है जिसे रुक्षांश कहते हैं, और वह सांद्र, एक और सांद्र होता है, उसमें रेशे कम होते हैं और प्रोटीन व अन्य पोषक पदार्थ अधिक होते हैं। उत्तम किस्म के खाद्य उपजात उत्पाद जो भी होते हैं, उत्तम किस्म के खाद्य जो जैसे उत्पाद है, जैसे गेहूँ की भूसी हो गई, दाल की चूरी हो गई, खलियाँ हैं, चावल के पॉलिश वगैरह, छिलके वगैरह, ये सारी चीज़ें अधिक उत्तम किस्म के माने जाते हैं पशुओं के आहार के लिए। साइलेज का चारा होता है, साइलेज चारा होता है एक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछा भी गया है। साइलेज चारा जो होता है तो इसको ध्यान में रखिए, साइलेज प्रक्रिया से प्राप्त चारा साइलेज कहलाता है। हरे चारे में रेसे मिला करके बर्तन में भरकर भूमि के अंदर रखा जाता है। हरे चारे में रेसे मिला करके बर्तन में भर के भूमि के अंदर रखा जाता है। इसमें अम्ल उत्पादित हो जाता है और पीएच मान कम हो जाता है, जिससे चारा खराब नहीं होता, और इसे ही साइलेज चारा कहते हैं, साइलेज चारा होता है। संतुलित पशु आहार के बारे में देखिए, क्या है संतुलित पशु आहार। संतुलित पशु आहार के बारे में अगर देखेंगे तो 5 लीटर से अधिक दूध देने वाले पशु को हरे चारे के अलावा 14 से 15% प्रोटीन अधिक देनी चाहिए। 14 से 16%, 14 से 15% आप ध्यान में रखिए राउंड फिगर के रूप में। तो प्रोटीन अधिक देना होगा
दुधारू पशुओं के लिए इसमें जो होता है तो दलहन जो है तो 33% दलहन हो गया, तो 33% भाग चारा हो गया। शेष जो 33% बचता है वो साइलेज होगा, यानी 1/3 दलहन हो उनके भोजन में, 1/3 भाग चारा हो, 1/3 भाग साइलेज हो। साइलेज कौन सा होता है? जो हरे चारे में रेशेदार मिला करके उसको ज़मीन के अंदर रख करके बर्तन में रख करके वो कुछ दिनों तक रखते हैं, वो सूख जाता है, वो एक तरह से साइलेज होता है, जो ये पशुओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। गाय 4.4 से 5 kg 4.5 kg चारा और शुष्क खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। जो भी गाय है हमारी गौ माता है, 4.5 kg लगभग शुष्क खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। गाय भैंस एवं अपने भार का लगभग 3 से 4% शुष्क खाद्य को मोटा चारा के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। भारत में पशुपालन संबंधी अनुसंधान है, कुछ इसके बारे में देखते हैं। सवाल यहाँ से बनेंगे, इसको आप इम्पोर्टेंट समझ करके ध्यान में रखिए जरूर। भारत में डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात किया जाए तो करनाल हरियाणा में है, जो बाद में बदल करके भी नाम हरियाणा में ही था तो करनाल कर दिया गया था। साथ ही भारत में डेयरी अनुसंधान ये करनाल हरियाणा में है। फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, वो भारत की डेयरी अनुसंधान थी, ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है, ये भी करनाल में ही है। डेयरी अनुसंधान पूछता है तो आप करनाल लगाइए, हरियाणा में है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान, अश्व का मतलब घोड़ा अनुसंधान, तो आप राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान ध्यान में रखें। कहाँ है? हिसार में। हिसार कहाँ है? हरियाणा में ही है। तो राजस्थान हरियाणा में क्या है? अश्व अनुसंधान यानी घोड़ा अनुसंधान। केंद्रीय भैंस अनुसंधान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ है? ये भी हिसार में ही है। हिसार कहाँ है? हरियाणा में है। तो जाहिर सी बात है कि डेयरी अनुसंधान करनाल में हो गया, डेयरी अनुसंधान जो राष्ट्रीय डेयरी है वो भी करनाल में है। फिर जो घोड़ा अनुसंधान है वो हिसार हरियाणा में है। फिर जो भैंस अनुसंधान संस्थान है ये भी हिसार और हरियाणा में ही है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं वही, तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये है इज्जतनगर यूपी में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान इज्जतनगर यूपी में है। राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान ये भी कहाँ? इज्जतनगर यूपी में ही है। राष्ट्रीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान इज्जतनगर यूपी में है। आपको 3 ध्यान में रखना है। पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है। फिर दूसरा अपना हो जाएगा राष्ट्रीय मांस अनुसंधान, ये भी इज्जतनगर में ही है। साथ ही राष्ट्रीय पशु चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान ये भी यूपी इज्जतनगर में ही है। भारतीय घास क्षेत्र चारा अनुसंधान झांसी में है। घास क्षेत्र चारा अनुसंधान, आगे और मिलेगा चारा अनुसंधान जो रामसर अजमेर में होगा। तो ये भारतीय घास क्षेत्र है। भारतीय घास क्षेत्र चारा अनुसंधान कहाँ है? इज्जतनगर यूपी में है। बकरी अनुसंधान कहाँ है? ये मखदूम में है, यूपी में। बकरी अनुसंधान, बकरी कैसे ध्यान में रखें? मख 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 करती है बकरी, तो आप कहाँ ध्यान में रखेंगे? मखदूम में है, यूपी में है। मखदूम यूपी में है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान की बात करते हैं तो ये बीकानेर राजस्थान में है, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर लगभग 81% राजस्थान में ऊँट पाई जाती है पूरे भारत देश की। तो राष्ट्रीय ये इसको ध्यान में रखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से। साथ ही राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान तो ये पुणे महाराष्ट्र में है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है? पशु प्रजनन केंद्र के बारे में देखते हैं कि पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है। तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र की बात करें तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र जो है तो ये है, आपको देखने के लिए मिलेगा अंबिकानगर, टोंक जिला में है, राजस्थान में है। अंबिकानगर में है, अंबिकानगर में ही है और टोंक जिला के अंतर्गत आता है ये केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र। साथ ही बकरी प्रजनन केंद्र की भी बात करते हैं तो ये भी अंबिकानगर ही में ही है, टोंक में ही पाई जाती है। भेड़ बकरी प्रजनन केंद्र का मतलब जहाँ एक से ज़्यादा अपने बच्चों का विकास कर रहे हैं, अपने संतति का वृद्धि कर रहे हैं, वो प्रजनन केंद्र होता है। तो आगे चल करके इनका राज्य प्रजनन केंद्र भी मिलेगा, राज्य का भी, जो चित्तौड़गढ़ वगैरह में है। तो आपको भेड़ प्रजनन केंद्र केंद्रीय भेड़ बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ है? टोंक में है, जो अंबिकानगर में है। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन, अभी हमने देखा था घास एवं चारा उत्पादन जो झांसी में था, यूपी में। और ये बकरी विकास एवं चारा उत्पादन कहाँ है? रामसर अजमेर में है। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन कहाँ है? रामसर अजमेर में है। केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र जोहबीड़ बीकानेर में है, जहाँ साथ ही ऊँट अनुसंधान भी जो है तो बीकानेर में ही है, और प्रजनन केंद्र जो है तो ये जोहबीड़ बीकानेर में है। भैंस प्रजनन केंद्र की बात करते हैं तो भैंस प्रजनन केंद्र, भैंस सबसे ज़्यादा भारत में है, सबसे ज़्यादा यूपी में है।
भैंस प्रजनन केंद्र की बात करते हैं तो ये कहाँ है, बल्लभ नगर उदयपुर में, ये राजस्थान में ही है। हम नेक्स्ट अपना देखते हैं, ये पोल्ट्री फार्म के बारे में देखेंगे। अपना पोल्ट्री फार्म क्या है, तो इसमें मुर्गी पालन केंद्र जो होता है तो पोल्ट्री फार्म के अंतर्गत आएगा। मुर्गी पालन केंद्र कहाँ है, जयपुर में है। मुर्गी कहाँ पाई जाती हैं, जयपुर में है। सुअर फार्म केंद्र ये तो अलवर में है, राजस्थान, ये अपना मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। और कुछ गाय भैंस जैसे कृत्रिम गर्भाधान प्रिजन सीमन बैंक है तो ये जयपुर बस्ती में और जोधपुर में भी है। तो सबसे पहले मुर्गी पालन केंद्र कहाँ है, जयपुर में है। सुअर फार्म केंद्र कहाँ है, अलवर में है। और गाय भैंस जो अपना फ्रीजन या फ्रोजन सीमन बैंक होता है ये कहाँ है, जयपुर के बस्ती में और जोधपुर में है। हम नेक्स्ट देखेंगे जो अपना अभी हम देख रहे थे कि राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र और बकरी प्रजनन केंद्र हमने अभी तक अंबिकानगर टोंक में देखा था, जो तो राष्ट्रीय भेड़ बकरी प्रजनन केंद्र था जो अंबिकापुर टोंक में था। ये राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र है, इस चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ जयपुर, इसको आप ध्यान में रखिए। कुछ मोटे मोटे तौर पर चित्तौड़गढ़ है, जयपुर है, फतेहपुर है और बकलिया जो नागौर में ही पाई जाती है। राज्य भेड़ प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़ है, फतेहपुर में है, नागौर वगैरह, ऐसे ध्यान में रखिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें। स्वतंत्र भारत में प्रथम पशु गणना की कब की गई थी, स्वतंत्र भारत में 1951 में प्रथम पशु गणना की गई थी। कब की गई थी, 1951 में की गई थी। अब तक कुल पशु गणना की बात करते हैं तो 20 हो चुकी है, 2017 में लास्ट बार हुई थी। नस्ल के आधार पर पहली बार पशु गणना 2007 में हुई थी, जो 18वीं पशु गणना थी। अभी 20वीं पशु गणना हो चुकी है 2017 में, और हर 5 वर्ष में ये गणना की जाती है। साथ ही नस्ल के आधार पर जो पहली बार पशु गणना की गई थी वो 2007 में हुई थी, 2007 में यह साथ ही 18वीं पशु गणना थी। स्वतंत्र भारत में 1951 में और भारत में पहली बार 1919-20 में पशु गणना की गई थी। देश में पशुधन की बात करते हैं तो ये देश में पशुधन गणना में गाय, भैंस, बकरी, भेड़े, घोड़े, टट्टू, खच्चर, याक, मुर्गियाँ, बहुत सारे चीज़ आते हैं। कुछ चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे गाय के नंबर 1 में मध्य प्रदेश है। ये नंबर आप बिल्कुल ध्यान में न रखिए, ये किसी काम के नहीं है। अगर आप रख सकते हैं तो बड़ी बात है, अगर नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, कभी नहीं पूछा जाएगा। ये गाय की बात करते हैं तो प्रथम स्थान गाय में मध्य प्रदेश का है। और हम देखेंगे कुछ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कि ये तो 5वें स्थान पर है राजस्थान में, 2017 के रिपोर्ट के अनुसार है ये। भैंस तो सबसे ज़्यादा यूपी में है, भेड़ तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। आप ध्यान में रखिए कि गाय सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। भारत की बात कर रही है, गाय मध्य प्रदेश, भैंस यूपी, भेड़ आंध्र प्रदेश, बकरी में राजस्थान है सबसे प्रथम स्थान पर। सुअर की बात करते हैं तो असम में सबसे ज़्यादा सुअर पाए जाते हैं। घोड़े व टट्टू की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, यूपी में। आप नोट्स बनाते चलिए, उसको आप ध्यान में रखिए। लिखावट में बिल्कुल मत जाइए दोस्तों, ये बात बहुत फास्ट तरीके से फटाफट जल्दी से बनाने की कोशिश कीजिए, कैसे कंटेंट पहुँचाया जाए आप लोगों के बीच में। खच्चर की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा खच्चर कहाँ है, ये खच्चर जो है तो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ये पहाड़ी क्षेत्रों में माल ढोने के लिए काम में आते हैं। गधे की बात करते हैं तो राजस्थान इसमें प्रथम स्थान है, टॉप कर रहा है। ऊँट की बात करते हैं तो यहाँ 81% के लगभग ऊँट पाए जाते हैं, राजस्थान में सबसे प्रथम स्थान पर है। याक की बात करते हैं वहीं तो जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक है। और नेक्स्ट अपना मुर्गियों की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है। भेड़ में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। राजस्थान बकरी में सबसे आगे है, और गधे में सबसे आगे है, और ऊँट में सबसे आगे है। ये राजस्थान में पशु की स्थिति की देखते हैं। राजस्थान में पशुधन क्या है, जैसे गौवंश की बात करते हैं तो गाय के स्थान पर, जहाँ मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर था, तो राजस्थान जो है तो 5वें स्थान पर देखने के लिए मिलता है। राजस्थान क्या है, 5वें स्थान पर है। भैंस की बात करते हैं तो दूसरा स्थान है, वहीं जहाँ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। भेड़ों का स्थान तीसरा है, जहाँ आंध्र प्रदेश में पहला स्थान है। बकरी का पहला स्थान है इसमें। भेड़ों की बात करें तो तीसरा स्थान है, पहला स्थान जो है तो आंध्र प्रदेश का है। बकरी प्रथम स्थान है, घोड़े व टट्टू में चौथा है, जबकि यूपी प्रथम स्थान करता है, यहाँ लीड कर रहा है। खच्चर में 11वां स्थान है। खच्चर जो है तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में ये माल ढोने के लिए काम किया जाता है। ऊँट की बात करते हैं तो ऊँट तो प्रथम स्थान में ही है, राजस्थान प्रथम स्थान पर है। सुअर 17वां स्थान पर है, जहाँ सबसे ज़्यादा असम में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन जिले बाड़मेर, जोधपुर में है। ये अपना आज यहीं तक रहेगा दोस्तों। ये नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से पढ़ेंगे। इसी बीच में हम जो है तो लास्ट इसका पार्ट 2 बना देंगे। ये ज़्यादा बड़ा वीडियो ना है, इसलिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा।
नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे। आज यहीं तक पढ़ेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।